जनजातियों का विस्तृत सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन तिवारी एवं शर्मा ने किया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। बाकी मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931 के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हीरालाल एवं रसल थे। तो ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक संग्रह कब शुरू किया गया, द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, किसके द्वारा, हीरालाल एवं रसल। इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैसे कोई भी कस्टम ट्रेडिशन एक हमारे लिए क्या होता है, हीरे के समान होता है, क्योंकि वो हर जगह नहीं पाया जाता, रेयर होता है, ठीक है। तो इसी से याद किए रहिएगा कि द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, हीरालाल, और उनके साथ एक अंग्रेज भी थे, कौन, रसेल, ठीक है, वो ऑप्शन से याद रहेगा। अब ये देखिए, मैंने वो ट्रिक से याद करवाया ना, आप ये टेबल देखिए कितना जल्दी आपको याद होती है। पहले हम इसको छोड़िए, पहले इसको, पहाड़ी जनजाति, ग्रियर्सन गिर जाएंगे पहाड़ी से, पहली ट्रिक। फिर गोविंद सदाशिव घुरिये शिव की पूजा हिंदू करते तो उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा, ठीक है, नाम दिया। फिर दास एंड दासी नया है, तो ये बताइए दास प्रथा हमारे भारत से विलीन हो गई कि नहीं। विलीन का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी जैसे समझ में आए, तो विलीन मतलब क्या होता है, गायब होना। तो दास प्रथा गायब हो गई, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, विलीन मानवता। अंग्रेजों ने क्या कहा, दलित वर्ग। दलित का मतलब क्या होता है, कुचला हुआ। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें कुचला 1857 की क्रांति में, जितनी भी क्रांतियों में, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, दलित वर्ग। फिर महात्मा गांधी की ग से गिरिजन, और हमारे संविधान में अनुसूचित जनजाति, ये तो हम तो लोग पढ़ते ही है, ठीक है ना। तो इस तरह ये टॉपिक खत्म। अब जल्दी जल्दी करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है। सिर्फ परसेंट याद करना है, कितना, 21.09%, ठीक है। इसमें जैसे ऑक्सीजन लगभग इतनी होती है, उससे याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, 46, तो ऐसे याद कर लीजिएगा 46। इसमें कुछ ट्रिक बना के कि जैसे 4 + 6 10 होता है, तो 10 से याद कर लीजिएगा 46। अब ये बात आप लोग को लगेगा कि क्या फैक्ट है, लेकिन 4 + 6 10 ये हमेशा आपके दिमाग में बैठे रहेगा, इसीलिए मैं बोल दी हूँ। तो अनुसूचित थी, परंतु क्या हुआ कि 8 जनवरी 2003 को, कब, 2003 को मध्य प्रदेश की 3 अनुसूचित जनजातियों को, जिसमें कीर, मीना, पारधी, क्या, कीर, मीना, पारधी, कीर, मीना, पारधी। तो देखिए इसका ट्रिक, मीरा पा, मीरा पा, मीरा पा, ठीक है। तो कीर और मीना, भाई मीना और कीर भी, मीना पहले कर सकते हैं, कीर बाद में, तो मीरा से याद रहेगा, कीर, मीना। और पारधी मतलब पता है क्या होता है, साड़ी। पारधी एक वस्त्र भी होता है, तो ऐसे कर लीजिएगा कि मीरा वस्त्र पहनती है। तो कीर, मीना, पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। जब 3 जनजातियों को विलोपित कर दिया गया, तो सिर्फ कितनी जनजातियां बची, 43 बची, ठीक है। तो 46 से कितनी हो गई, 43 हो गई। तो ये पूछ सकता है कि कब कीर, मीना एवं पारधी को अनुसूचित जनजातियों के से हटाया गया, तो 8 जनवरी 2003 को। अब जैसे इंग्लिश मीडियम वाले, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनजातियां, आप फैक्ट जो हैं, तो इंग्लिश, क्योंकि एमपी जो है फैक्ट का एग्जाम है, ठीक है, तो फैक्ट आप हिंदी से ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं अपेक्षाकृत इंग्लिश से। और आप क्वेश्चन भी इसी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक रही मेंस की बात, तो मेंस में इतना फैक्ट नहीं लिखना पड़ता। मेंस में आप जनजातियों में उनकी समस्याएं, उनकी कंडीशन, उनका क्या विशेषताएं हैं, ये सब लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपने से आप खुद लिख पाएंगे, ठीक है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, 3 जनजातियों को, बैगा, भारी और सहरिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पूछ लेता है कि भारत सरकार ने किन जातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियां, मतलब पिछड़ी में भी पिछड़ी जनजाति, एक तो पहले भी पिछड़ी, उसमें भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी कौन सी है, बैगा, भारिया, सहरिया। इसकी ट्रिक ये है कि बैग में भरिए, शहर जाइए, तो बैगा, भारिया, सहरिया, ठीक। यहाँ पे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से फर्स्ट है, पॉपुलेशन की दृष्टि से फर्स्ट, लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से कौन सा है, 30th प्लेस है उसका परसेंटेज, कि इतने % जनजाति रहती है, तो उसमें परसेंट में डिफरेंस है,
फर्स्ट टोटल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश 13th स्थान में है। तो यही है ना कि ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वैसे मध्य प्रदेश के वाले बड़ा हाई फाई पॉपुलेशन में ही फर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन जब पढ़ने की परसेंटेज की बात आएगी तो उसमें कम हो जाते हैं। तो 13वां, ठीक है, ट्रिक है, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो याद किए रहिएगा धार। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने वो एमपी के मैप और संभाग वाली क्लास देख ली होगी। अब आपको तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि धार कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैप, अब आप दिमाग में सोचिए, एमपी का मैप सोचिए और देखिए कि धार कहाँ पे है, तो तुरंत कि धार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम भिंड। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो जनजाति वाले लोग हैं वो भिंडी कम खाते हैं, तो भिंड में सबसे कम। अब परसेंटेज वाइज देखिएगा, तो परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है। और भिंड में परसेंटेज वाइज भी भिंड में कम है ये लोग। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, तो जनजातियों का क्या है, राज है। तो इसीलिए अलीराजपुर परसेंटेज वाइज, अब भाई जिसका परसेंट ज़्यादा आएगा उसका राज रहेगा। तो परसेंटेज वाइज जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, अलीराजपुर में, और जनसंख्या वाइज पॉपुलेशन वाइज कहाँ है, धार में, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि वो ये देखना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 मध्य प्रदेश के मात्र 1040 लाख आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ये सरल संख्या है कि कितने लोग मतलब निवास करते हैं, 10.40 लाख। भाई आदिवासी हैं, वो जंगलों में रहेंगे या गाँवों में, बहुत विकसित हुए तो गाँव में पहुँचेंगे, लेकिन अभी शहर में उनकी पहुँच बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है उनकी पॉपुलेशन गाँव में। तो शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों के निवास की दृष्टि से भिंड जिले का प्रथम स्थान है। अब देखिए भिंड में जनजातियाँ बहुत कम हैं, और जो भी हैं तो कहाँ रह रही हैं, शहर में, तो मतलब विकसित जनजातियाँ हैं वहाँ, ठीक, भिंड में। फिर उसके बाद वो डिंडोरी में अंतिम स्थान, जहाँ मात्र 1.6% जनजातियाँ जनसंख्या शहरों में निवास करती हैं। तो अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनजातियाँ रहती हैं, मतलब गांव में जनजातियाँ रहती हैं, तो कौन सा जिला है, डिंडोरी। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहर में रहने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं, शहर में रहने वाली जनजातियाँ डिंडोरी, मतलब जनजातियाँ जो शहर में कौन से जिले में सबसे कम। यहाँ पे देखिए अच्छे से क्लियर इसको करते हैं, याद करना है। पहले इस पेज में आ जाते हैं, इस पेज में समझ में आएगा कि कैसे करना है। देखिए पहले तो लिख लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक, और दूसरा लिख लेते हैं परसेंटेज, ठीक। तो पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है, एसटी में, अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, धार में। सबसे कम कहाँ है, भिंड में। यहाँ परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा, ठीक, और भिंड में सबसे कम, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि शहर और ग्रामीण में निवास करने वाले। तो देखिए ग्रामीण में सबसे ज़्यादा, ग्रामीण में किस जिले में रहती हैं, तो डिंडोरी, मतलब एसटी जो हैं, तो डिंडोरी ऐसा जिला है जहाँ अधिकतर कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। और शहर में कौन से रहते हैं, शहर में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो भिंड में, मतलब भिंड की जो एसटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती हैं, शहर में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शहरी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो भिंड में। अगर सबसे ज़्यादा ग्रामीण अनुसूचित जनजातियां, तो कहाँ क्या लिखेंगे, डिंडोरी। देखिए ग्रामीण रहेंगे, कम विकसित रहेंगे, ठीक है। माना जाता है ऐसा कि गांव के लोग कम विकसित होते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन अगर हमको ट्रिक बनानी है तो हम याद कर सकते हैं कि डिंडोरी मतलब डंडा से पीटेंगे, तो ग्रामीण वाले कम विकसित रहते हैं। तो ग्रामीण पॉपुलेशन एसटी की कहाँ सबसे ज़्यादा है, डिंडोरी में, और शहरी कहाँ है, भिंड में। अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट, परसेंटेज वगैरह मत याद करिएगा अगर एक क्वेश्चन आता भी है, क्योंकि आप परसेंटेज इतना नहीं याद कर सकते, ये बात क्लियर है। अब मध्य प्रदेश की आदिवासी जनजातियाँ बहुत सी
जनजातियों में विभाजित है, जो स्वयं अपने आप से एक जनजाति बनाती हैं। सभी जनजातियों में कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे याद रखिएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब हिंदू में भी बहुत प्रकार के हिंदू हैं, तो उसमें भी जातियां हैं, फिर उनकी भी उपजातियां हैं। जैसे कि अब आप लोग इस क्षेत्र में हैं तो समझते होंगे कि जैसे ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4। लेकिन उसमें से भी ब्राह्मण में भी बहुत सारी उनकी उपजातियां होती हैं, क्षत्रिय में भी बहुत सारी उनकी उपजातियां होती हैं, फिर वैश्य और शूद्र में भी अपने अपने उनकी उपजातियां होती हैं। तो इस प्रकार इनमें भी जनजातियां तो हैं, उनमें से भी इनकी उपजातियां होती हैं, आगे पढ़ेंगे। अब इनकी विशेषताएं, तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस का टॉपिक है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप बिना सोच, अगर नहीं भी पढ़े तो आप लिख सकते हैं कि ये जनजातियां आज भी सभ्यता से काफ़ी दूर हैं। ये मुख्यतः निग्रिटो और प्रोटोस्टैट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जनजातियां प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन से, किससे बनी है, मतलब कि किस प्रजाति की होती, याद किए रहेगा, निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो निग्रोटो मतलब इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है, भी सभ्यता से दूर है, तो निग्रोटो ऐसे याद कर लीजिएगा, निग्रोटो, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। ये क्वेश्चन आया था, मैंने टेस्ट सीरीज पिछले बार लगाई थी, तो मैं बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, तो इसलिए मैंने ट्रिक बनाई थी कि ये मुख्यतः निग्रोटो, इनकी ग्रोथ नहीं, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए ऑस्ट्रेलिया से याद कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, लेकिन ये जनजातियाँ प्रोटो है, तो प्रोटो मतलब पीछे, तो ये जनजातियां बहुत पीछे हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत विकसित है, लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बहुत कम विकसित है। तो याद कर लीजिएगा कि ये किस प्रजातियों से बनी है, निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इनकी स्पेशल एक भाषा होती है, ठीक है, इनकी वो विशिष्ट जनजातीय भाषा होती है, इनका धर्म को मानती हैं, ये बहुत देववादी होती हैं, भूत प्रेतों की पूजा पर बल देते हैं। ये परंपरागत कार्य जैसे पुरातन पद्धति से कृषि करना, वनोपार्जन का संग्रहण करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब कार्य करती हैं। ये प्रायः मांसाहारी होते हैं। भाई जंगल में रहेंगे, जायज़ सी बात है कि मांसाहारी होंगे। अधिकांश जनजातियाँ नग्न एवं अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक, 1 पॉइंट प्रीलिम्स का जो था तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, टेक्नोलॉजी से दूर, विकास न होना, शिक्षा कम होना, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने से इसको देख सकते हैं। अभी ये हम लोग ज़्यादा प्रीलिम्स में फोकस है, और ये क्या कहते हैं, एक बार पढ़ देते हैं कि संचार साधनों का अभाव, शिक्षा के कारण लोग ने, इसको आप लोग ऋणग्रस्तता की समस्या, भाई इन बैंक तक इनकी पहुँच नहीं है, बैंक तक इनकी पहुँच नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बाल विवाह भी यहाँ है, स्त्रियों की निम्न स्थिति है, युवा ग्रह के पतन के कारण उत्पन्न समस्या। युवा ग्रह क्या होते हैं समझाएंगे आगे, है ये। धार्मिक एवं भाषा संबंधी समस्याएं, आवास एवं परिस्थिति संबंधी, जंगलों के विनाश से संबंधित, भाई ये वहाँ रहते हैं, उसको काटते हैं, वहाँ खेती करते हैं, झूम कृषि आपने सुनी होगी, तो ये सब करते हैं। और ललित कलाओं के पतन की समस्या, भाई ये लोग सभ्यता से पीछे हैं, इनकी को क्या कलाएं हैं, क्या कुछ है, जैसे आज हमारी क्या, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड में, जैसे बुंदेलखंड की राई हो गई, बघेलखंड में सोहर हो गया, ये सब हो गया। तो आज आप यूट्यूब में डाल दीजिए तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी जनजातियां क्या है, टेक्नोलॉजी से दूर है, तो अभी हम उनकी कल्चर, उनका कस्टम, उनके ट्रेडिशन का मतलब पूरी तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। और धीरे, अगर ये चीज़ें प्रचार प्रसार नहीं होंगी तो धीरे धीरे इनका कस्टम कल्चर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो समस्याएं हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का अभाव, स्थानांतरित कृषि के कारण फसल की अनिश्चितता, भाई कभी यहाँ, जैसे ये लोग ऐसे तो कुछ दिन यहाँ रुके, कुछ दिन वहाँ रुके, तो इस तरह में क्या होता है कि फसल की भी अनिश्चितता, भाई कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल दिमाग में, अभी ट्रिक से इसको याद करवाऊंगी, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि कहाँ कौन सा है, तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। फिर अगले चैप्टर से अलग अलग उसमें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग जनजातियाँ की अलग अलग विशेषताएं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी जितना, ये फर्स्ट चैप्टर क्या है कि सारे चैप्टर का ओवरव्यू है, इसलिए इसमें अभी लग रहा होगा कि कितना सारा इसमें है, अभी वही चीज़ें बार बार पढ़ने को मिलेंगी, तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण विभाग में आपको जनजातियों का विस्तार देखने को मिलता है, फिर भी ये जनजातियां सर्वाधिक रूप में पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवासरत हैं। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में निवासरत हैं, ये पहाड़ी ऊंची क्षेत्र,
या तो पहाड़ भी ऊंचे होते हैं, पठार भी ऊंचे होते हैं, तो वहाँ निवासरत है। अब ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल अभी कुछ नहीं, ये सब मैप में हम देखेंगे इस तरह वितरण है, अभी आगे यही करना है, ये बार बार उसको पढ़ेंगे ना तो डिस्टर्ब होगा। अब जैसे मध्य प्रदेश के मैप में पहुँचते हैं, मध्य प्रदेश का मैप एक तो यहाँ पे भी है, एक ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से अच्छे से समझेंगे कि कौन सा पूर्वी जनजाति प्रदेश है, पश्चिमी जनजाति प्रदेश है। इंग्लिश से भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्या हो, दिक्कत बिल्कुल ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। मैप में पहुंचते हैं, ऊपर वाले मैप में, ठीक, ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं यहाँ जिले भी याद करवाऊंगी, ठीक। यहाँ पे क्या है, यूपी है, क्या है, यूपी है ये, ठीक। यहाँ पे क्या है, आरजे राजस्थान, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक। महाराष्ट्र, हाँ। यहाँ पे क्या है, गुजरात, 2 जिले गुजरात से लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर गुजरात से, झाबुआ अलीराजपुर गुजरात से, झाबुआ अलीराजपुर कहाँ से, गुजरात से, ठीक। गुजरात का याद हो गया, झाबुआ और अलीराजपुर। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, पूर्वी जनजाति प्रदेश, तो याद करिए पूर्वी का मतलब क्या होता है, ईस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले ईस्ट मतलब ईस्ट, तो ईस्ट कौन सा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र ईस्ट होगा, ठीक है। अब ईस्ट के उल्टे में क्या होगा, वेस्ट, फिर ये होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ, ठीक है, साउथ। क्लियर है बात। अब देखिए पूर्वी जनजाति प्रदेश में कौन कौन से आएंगे मुख्यतः, तो इसमें आते हैं शहडोल, ठीक है, सिंगरौली, सीधी, ठीक है, अनूपपुर, कटनी, ये सब चीजें कहाँ आएंगी, पूर्वी जनजाति प्रदेश में। तो इसमें प्रमुख कौन सी जनजातियां हैं, तो इसमें प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, गोंड, कोल और कौन सी, बैगा। याद रखिए यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी पाई जाएंगी, इस क्षेत्र में पाई जाएंगी यहाँ गोंड, कोल, बैगा, ठीक। तो ये क्षेत्र कौन सा है, शहडोल, शहडोल हो गया, सिंगरौली हो गया, अनूपपुर हो गया, उमरिया हो गया, उमरिया हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, सीधी हो गया, सीधी हो गया, और कौन सा हो गया, कटनी हो गया। बुक ऐसा नहीं है, बुक में फिक्स दे दिया है कि इतने जिले, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि रीवा में भी कोल जनजाति बहुत पाई जाती है, रीवा, मऊगंज, ये सब पूरे क्षेत्र में कोल जनजाति, बैगा और ये कहते हैं गोंड मिलती है। याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, गोंड, कोल, बैगा। तो का से का है, और गा, का के बाद खा, खा के बाद गा आता है, तो कोल, गोंड, मतलब ये साथ में ही रहती हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इसका टिक याद कर लीजिएगा, क ब ग, कबग, कोल, बैगा, गोंड, कबग, कोल, बैगा, गोंड। कहाँ रहेंगी ये, न ईस्ट में, कहाँ, ईस्ट में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, ओके। तो अब आप लोग को याद रखेगा कि पूर्वी क्षेत्र में क ब ग, कोल, बैगा, गोंड की और जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः यही जनजातियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया बात एकदम। और ये अब जैसे पूर्वी जिले में भी आप याद, कुछ जिले अब आपको याद होंगे कि सिगरौली एकदम कोने में है, उसके जस्ट बगल में सीधी है, और वो वाला मैप अच्छे से 2-3 बार आप मैप भर लीजिए। आप भले दूसरे स्टेट के भी हो, क्योंकि एमपी के का एग्जाम दूसरे स्टेट वाले भी देते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3-4 बार पूरे जिले भर लेंगे, और ठीक थोड़ा थोड़ा भूलेगा भी, तो उसमें ये नहीं कि हम लोग को ही भूल जाता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं एमपी, तो हम लोग को ही भूल जाता है, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे 2-3 बार मैप जैसे आप बना लीजिए कि एक दिन 5 या 10 मिनट तो भरते लगता है। सुबह उठ के जब भी आप एमपी पढ़ने बैठे तो आप 3-4 मैप रखे रहिए, पेंसिल से भरिए और उसको हल्के से भरिए, और मिटा के 5 दिन आप लगातार मैप पूरे जिले भर लेंगे, आपको पूरे मतलब याद हो जाएंगे, ठीक है। अब पश्चिमी याद करिए, तो मैं बताई गुजरात से कौन कौन से लगे हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, ये सब। तो यहाँ कौन कौन से याद करिएगा, भील, भिलाला, कोरकू, भील, भिलाला, कोरकू, भील, भिलाला, कोरकू। उसमें कबग याद रहेगा ना, कोल, बैगा
गोंड। ये देखिए, कोल हमेशा याद करिएगा कि हमेशा पूर्वी क्षेत्र में ही है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र देखिए झारखंड इधर ही है पूर्वी। कोल झारखंड में भी बहुत पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं और इधर। तो ये कोल का प्रमुख निवास क्षेत्र हमेशा से पूर्वी क्षेत्र ही रहा है। तो कोल तो याद ही किए रहिएगा कि उधर है। और जबकि कोरकू जो है तो किधर, भील, भील और भा तो ये भिलाला, भील, भिलाला, कोरकू ये कहाँ, ये यही इंदौर, धार, मंदसौर, रतलाम पर, ये पूरा यहाँ तक, मतलब मंदसौर, ये सब क्षेत्र पूरा कहाँ, इसमें कौन से मुख्यतः भील, भिलाला, कोरकू। मुझे उम्मीद है कि रट रहा होगा। भील, भिभाकू, भील, भिलाला, कोरकू। ठीक है, इतना याद हो गया। इधर क्या है, क ब ग, कोल, बैगा, गोंड। इधर क्या है, भील, भिलाला, कोरकू। उत्तरी में, उत्तरी जनजाति में तो ये आप लोग सुने होंगे कि चंबल क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा, डाकुओं का क्षेत्र, चंबल, ये है चंबल। तो चंबल में कौन सी सबसे प्रमुख एक ही जनजाति रहती है, कौन सी है, सहरिया। अब सहरिया से आप लोग को एक ट्रिक और याद आ रहा होगा। सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, भारत सरकार ने इसको विशेष बैग में भरेंगे तो बैगा, भारिया और कहाँ चले जाएंगे, सहरिया। ठीक है, तो बैगा किधर है, इधर, क्योंकि ये कबग में आएगी। ठीक है, और सहरिया भी इधर मिल गई है। ठीक है, अब सहरिया ऊपर हो गई। अब जितनी बचेंगी तो कहाँ पाई जाएंगी, दक्षिणी। अब जो भी जनजातियां बचेंगी तो दक्षिणी, मुख्यतः देखिए गोंड इधर भी पाई जाती है, गोंड यहाँ भी पाई जाएगी। देखिए जनजातियां हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन एक विशेष क्षेत्र सहरिया में हमेशा, जैसे कभी कभी आपको मान लीजिए नहीं याद आ रहा कि सहरिया किस क्षेत्र में है, तो उसमें ऑप्शन पता है कैसे देगा, सहरिया विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है, ए मुरैना, फिर दूसरा दे देगा रीवा, तीसरा दे देगा धार, चौथा ऑप्शन दे देगा खंडवा। अब आपको याद है कि अरे सहरिया तो हम पढ़े थे कि कहाँ होती है, उत्तरी क्षेत्र में होती है। तो जो जो इधर साइड वाले जिले उनको काट देंगे और उत्तरी क्षेत्र का जो भी जिला होगा उसमें टिक मार देंगे। तो इस तरह में भी आंसर हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इधर कौन कौन सी देखिए, अब गोंड, भारिया, परधान, बैगा, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाएंगी, दक्षिणी। और देखिए दक्षिणी, और इसको मध्य प्रदेश, मध्य या दक्षिणी जनजाति प्रदेश भी क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत के ये एरिया क्या कहलाता है, पूरे भारत का मध्य क्षेत्र कहलाएगा। और एमपी का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, दक्षिणी क्षेत्र, इसीलिए इसको मध्य या दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया। चले, ये टेबल भी पूरी कंप्लीट हो गई है ना, ये वाली। अब पूर्वी जनजाति प्रदेश स्पेशल पढ़ते हैं। क्या है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वी जनजाति प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश राज्य की सिर्फ इतना याद कर लीजिए, 14.0% जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, 14.0, एकदम अच्छे से 14.0। ठीक है, इस जनजाति प्रदेश में शहडोल, ये सब सबसे ज़्यादा हम अनूपपुर में है। तो ये सब याद अगर रखना हो तो रख के ऐसे में लिखे देना है, तो हो सकता है कि अगर पेपर में आ गया तो क्लिक कर जाए कि अनूप यानी अनुपम, अनुपम होता है। तो अनूपपुर है कहाँ, लोकेशन शहडोल के जस्ट बगल में है, पूर्वी साइड में। ठीक है, लोकेशन में तो अनुपम है, तो अनुपम में ही सबसे ज़्यादा पूर्वी जनजाति प्रदेश में इनकी एसटी की जनसंख्या पाई जाएगी। और टोटल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से धार में, पॉपुलेशन के हिसाब से धार में, और परसेंटेज के हिसाब से अलीराजपुर में। क्लियर। फिर उसके बाद पश्चिमी प्रदेश में, अब ये याद ही करवा चुकी, कबग इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं, गोंड, कोल तथा बैगा। ठीक है, रीवा का पठार का भाग आता है, रीवा पठार के आसपास देखिए कोल प्रमुख जनजाति पाई जाती है। इस क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट जिलों के कुछ भागों में बैगा चक बनाए गए हैं। बैगा चक का मतलब कि ये स्थान विशेष किसके लिए है, बैगा के लिए, एक स्पेशलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट, मंडला पूरे मंडल में, डिंडोरा पिटवा दिए तो मंडला, डिंडोरी कि हम भाई, बालाघाट, बैगाचक, उमरिया, एक मतलब इतना इसको रटना नहीं है, बस एक बार दिमाग में बैठाए रहिएगा, उसमें ऑप्शन में इजी आएगा तो याद हो जाएगा।
इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी क्षेत्रों से तो इस क्षेत्र के साक्षरता प्रतिशत क्या है, अधिक है। ठीक, तो पूर्वी में क्या फैक्ट याद करना है, 14%, 14% यहाँ जनजाति निवास करती हैं पूरे मध्य प्रदेश की। ठीक है, और प्रमुख जनजातियाँ काबा, ककोल, बैगा, गोंड हैं। ठीक है, और यहाँ की साक्षरता दर अधिक है जनजातियों में, और बैगा चक बनाए गए हैं, बस इतना। और अगर दिमाग में बैठा सकते तो अनूपपुर में सबसे ज़्यादा वो जनजातियाँ रहती हैं इस क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद अब पश्चिमी जनजाति प्रदेश। तो पश्चिमी जनजाति प्रदेश में कौन सी हैं पहले प्रमुख, भील, भिलाला, कोरकू, भील, भिलाला, कोरकू, भील, भिलाला, कोरकू, भील। इसी प्रदेश में वन थर्ड ऑफ एसटी पॉपुलेशन पूरे मध्य प्रदेश की 1/3 तो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ, पश्चिमी जनजाति प्रदेश में। पश्चिमी जनजाति मतलब वो क्या कहते हैं, वेस्ट साइड क्या है, गुजरात से बॉर्डर, अलीराजपुर, झाबुआ, ये सब चीज़ें कौन सी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये सब कौन से क्षेत्र होते हैं, वेस्ट मतलब कि पश्चिमी। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के जनजाति प्रदेशों में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो लिख सकते हैं हम पश्चिमी जनजाति प्रदेश। ठीक है, कितने परसेंट है, 36, वो कितना था 36, 33 के आसपास है, 36 बहुत नहीं, उसमें ऐसे नहीं पूछता कि 36.5, 35.5, ऐसे उसमें पूछ लेगा कि 36%, 42%, 53%, 51%, तो ऐसे पूछेगा। तो आंसर के आसपास एक ही चीज़ रहेगी। तो ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 33 के तो ऊपर होंगे, हमारे यहाँ 33% पासिंग होता है तो उससे ऊपर होंगी, तो 36.27। और अलीराजपुर जब पूरे स्टेट में ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज के वाइज सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, तो सबसे टॉप में कौन रहेगा यहाँ, अलीराजपुर बस। और प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, भील, भिलाला, कोरकू, भील, भिलाला, कोरकू, भी को, भाभी को, ऐसे याद कर लीजिएगा, भाभी को। ठीक है, भाभी को गुजरात ले जाएंगे घुमाने, तो गुजरात तो कहाँ है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड में है, तो भाभी, भील, भिलाला, कोरकू। ठीक, फिर उसके बाद इस जनजाति प्रदेश में विंध्य श्रेणी तथा सतपुरा श्रेणी का पश्चिमी भाग, नर्मदा की निचली घाटी तथा मालवा पठार का कुछ भाग आता है। अब ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमपी है, इसको बढ़िया से आप परीक्षा धाम से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे मत याद करिए, क्योंकि जब आप वहाँ पढ़ लेंगे ना तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ कौन सा सतपुड़ा, विंध्य, ये सब है। बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ना है। फिर उसके बाद इस कटे पट्टे पहाड़ी मुख्यतः भील जनजाति बसती है। तो देखिए भील, भिलाला, कोरकू, लेकिन मुख्यतः अगर पूछ लेता है कि भील जनजाति मुख्यतः, तो भील, भिलाला, कोरकू एकदम दिमाग में बैठा रहेगा कि इस क्षेत्र में निवास करती हैं। बाकी विकास खंड कुछ नहीं याद करना, इसको बिल्कुल छूना नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा भी बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे आप लोग, अगर कोशिश करेंगे तो भी, जो भी याद कर पाएंगे वो भी भूल जाएगा। हमको 100 में से 85 क्वेश्चन सही करना है, 15 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ना है। ठीक है, 85 इसलिए बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगा है, 80 के 80 आप सेफ रहेंगे फिर भी, लेकिन सेफ के लिए बता रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें वैसे भी अगर ऐसी चीज़ें आती हैं वो किसी से नहीं बनती, 1, 2, 4 लोगों का तुक्का लगता है, तो उनके लिए हम अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तरी में सबसे ज़्यादा याद कर लीजिएगा शहरिया, उत्तरी शहरिया मतलब नॉर्थ में शहरिया, ऐसे याद कर लीजिए कि नॉर्थ भारत में शहर बहुत बड़े हैं, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली जैसा बड़ा शहर जो कि पूरे भारत की राजधानी है, तो उत्तरी जनजाति प्रदेश में कौन सी, शहरिया। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है जनजाति प्रदेश में, वही चंबल का पूरा क्षेत्र, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये सब इस प्रमुख जनजाति शहरिया है। और कौन कौन सी जनजाति है ये भी देख लीजिए, शौर है, पनिका है, खैरवार, ये भी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः शहरिया पाई जाती है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और ये देख लीजिए, शौर, पनिका, खैरवार कत्था बनाने वाले हैं, कत्था सुने हैं जो पान में लगता है, वही है। तो वो पनिका मतलब पानी भरने वाले, और शौर, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसका टिक कि पानी और सूर्य अगर मिल जाएंगे, पानी सूर्य में मान लीजिए पानी डाल देंगे तो किसी की खैर नहीं, अधेला हो जाएगा भाई, पानी डाल दो तो बुझ जाती है आग, उस तरह याद कर लीजिएगा कि सौर,
पनिका खैरवार। अरे मतलब ऐसे याद सौर पनिका खैरवार। और कहाँ सबसे ज्यादा तो खैर नहीं है शहर वालों की। तो अब ऐसे देखिए, अब लिंक बनाती मैं कि सौर पनिका खैरवाल सहरिया। अब सहरिया तो आपको बिल्कुल याद ही होगा कि ये कहाँ है, उत्तरी जनजाति प्रदेश माना जाता है। तो सहरिया के साथ साथ और कौन थी, सूर, पानी और ये मिल जाएंगी तो खैर नहीं। तो सौर पनिका एवं खैरवाल ये भी कंप्लीट। ये बुंदेलखंड की मेन जनजातियां पाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्र ये होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें यूपी का भी क्षेत्र आता है। बुंदेले बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, तो यही बुंदेलखंड का क्षेत्र है, क्योंकि इधर ही झांसी ग्वालियर भी यहीं पे है। जैसे ये ग्वालियर एमपी में आता है, झांसी यूपी में आता है, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। ये बघेलखंड का इधर साइड का क्षेत्र पूरा मालवा का कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मालवा। ये पूरा चंबल का क्षेत्र इधर वाला बोलते हैं। ठीक है, ये निमाड़ का, ये मध्य प्रदेश का ऐसा विभाजन है। ये बघेलखंड, यहीं पे रीवा पन्ना का पठार भी है, रीवा इधर ही है तो रीवा पन्ना का पठार। यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ हो गया क्या, चंबल का क्षेत्र हो गया। इधर मालवा, इंदौर वाला क्षेत्र जरूर याद कर लीजिएगा, मालवा। कौन सा, मालवा, थोड़ा राजस्थान से लगा हुआ है ना, तो मालवा इसलिए। ठीक है, और नीचे कौन सा क्षेत्र होता है, निमाड़। ये सब परीक्षा धाम में आपको मिल जाएगा। ठीक, रिवीजन करवा दी हूँ। अब उसके बाद हम लोग सबसे नीचे वाले प्रदेश में जाएंगे। इसमें परसेंटेज वगैरह इन सब में नहीं दिया है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज किस में दिया था, पूर्वी में, तो उसमें कितनी थी 14, और पश्चिमी में सबसे ज़्यादा कितनी 36 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। कुछ वाला नहीं याद करना है, सिर्फ शुरू वाला याद करना है। और इधर अब तीसरे नंबर में क्या, 23 बताओ, पास भी नहीं हो पाया। 23 मतलब 33% से 10% कम है यहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग को दक्षिणी जनजाति, इस प्रदेश में 23 पॉइंट इतने परसेंट जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिंडौरी में भी मध्य प्रदेश की ग्रामीण जो जनसंख्या है वो बहुत, ग्रामीण जनसंख्या एसटी की सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है, तो डिंडौरी में पाई जाती है। तो डिंडौरी किस क्षेत्र में आता है, दक्षिणी या मध्य, नीचे साइड आता है। मैप पे अच्छे से अगर आपको याद होगा तो नीचे साइड आता है। तो देखिए, उसमें पूर्वी जनजाति प्रदेश में सबसे ज्यादा अनूपपुर में, पश्चिमी जनजाति प्रदेश में अलीराजपुर में, क्योंकि अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज पूरे मध्य प्रदेश में भी टॉप में है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी जनजाति प्रदेश में नहीं दिया है, दक्षिणी में दिया है। किसका कौन होगा, डिंडौरी। बात खत्म। और इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो यही गोंड, बैगा, कोल, कुर्क्यू, परदान, भारिया आदि, इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। तो अब इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है अगर, ठीक है, वैसे भी उसमें इतने बार मैं बोल दी हूँ कि आपका वैसे भी रिवीजन हो गया होगा। ठीक, फिर उसके बाद अब ये विकास खंड बिल्कुल छूना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देखना भी नहीं है, एक भी ये भी कुछ नहीं देखना। इस तरह क्वेश्चन अगर आप कोशिश करेंगे कि हम रट लें, हम टॉप ही मारेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें आप जहाँ समय बर्बाद करेंगे ये आपको नहीं याद रहने वाली। कभी चीज़ें आ भी जाएंगी, एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आएगा तो एक क्वेश्चन के लिए आप इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते, ना ही इतना डाटा याद कर सकते। ठीक है, अब ये क्षेत्र मैं बता दी हूँ, मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र कौन सा है, चंबल क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, चंबल क्षेत्र कौन सा है, चंबल बिल्कुल याद करिएगा, भिंड में रहना श्योपुर। अभी एक 12th फेल मूवी भी आई थी, उसमें जो मनोज शर्मा सर करके हैं, तो वो कहाँ थे, चंबल क्षेत्र के ही थे। ठीक है, तो वही भिंड में रहना श्योपुर। और निमाड़ क्षेत्र यही नीचे वाला क्षेत्र, निमाड़ बिल्कुल नीचे वाला, निमाड़। अब मालवा इंदौर साइड का क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, जितना मतलब झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अपने उसमें अच्छे से पढ़िएगा, क्या कहते हैं परीक्षा धाम में अच्छे से उसमें पढ़ाया गया कौन सा क्या क्षेत्र है। इतने में भी आप रट गया होगा। सहरिया खैरवार बताइए बिल्कुल कौन सा क्षेत्र, चंबल क्षेत्र है ना। सौर, खैरवार, खैर नहीं, पनिका, सहरिया। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कौन सी सहरिया है, और ये क्या कहते हैं, पनिका, खैरवार भी बुंदेलखंड की। इसमें एक और आ गई है कोदबार, उसको मत याद करिए। बघेलखंड में मैं याद ही करवा दी, बघेलखंड में तो 3 ठो बिल्कुल रट लीजिए, कौन सी, क ब ग। बघेलखंड मतलब पूर्वी मतलब नॉर्थ, वो सॉरी ईस्ट। ठीक है, तो कौन सी, क ब, कोल, बैगा, गोंड। काम खत्म। अब उसके बाद ये वही क्षेत्र दिया है, कौन क्या है देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा।
अब सेकेंडर वाले जिले, अब ये बताए गोंड संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भील गोंड संपूर्ण मध्य प्रदेश में, भील भिलाला धार झाबुआ ये इधर साइड, इधर ही मालवा साइड है ना, पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्ट साइड। सहरिया ऊपर साइड, बैगा कहाँ, अब ये आप अपने से पढ़ पढ़ के जैसे कोल तक अब इसमें कुछ नई जनजातियां आएंगी, जैसे सौर, तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह। तो देखिए सौर भी क्या है, सौर भी लगभग ये बुंदेलखंड के क्षेत्र की है सौर, ठीक है। कोरकू हो गया है, अगरिया, टिक लगा दे रही है देखिए, अगरिया, पनिका भी। तो ये सब मत याद करिए, ये क्योंकि पनिका ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी, ये सब इसमें से आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। अभी जितनी जनजातियां याद हुई है ना उनको बस ये खुद, अभी हम लोग स्पेशल जनजातियां पढ़ेंगे ना कि कौन कौन सी जनजाति, तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। और बाय चांस अगर नहीं कवर होती तो एक बार हम लौट के इसको फिर से अच्छे से ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजाति में गोंड ही ऐसी जनजाति है जो सभी जनजाति पेटियों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति, ये ट्रिक मुझे मतलब ये फैक्ट अभी आया नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे लिखा है, लिखा होगा या छूटा होगा, कुछ छूटा तो नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने पूरे पेज ही। देखिए मध्य प्रदेश में, याद रखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी निवास करती है? भील। भील याद करिए, माँ से मध्य प्रदेश, और इसमें ऐसे धुंडी लगा देंगे, इसको धुंडी बोलते हैं हिंदी में, तो ये भा बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर पूछा जाएगा तो कौन सी है? भील। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की जनजाति की है भारत में, तो किसकी है? गोंड की। किसकी? गोंड की। बिल्कुल एकदम दिमाग को बैठा रहेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसी जनजाति है जो सभी पेटियों में पाई जाती है, मतलब पूर्व में भी पाएगी, पश्चिमी में भी पाई जाएगी, उत्तरी में भी पाई जाएगी, दक्षिणी में भी, मध्य में भी, हर जगह। कौन सी? हर पेटी में पाई जाने वाली जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? गोंड है। लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। क्लियर? और ये सभी अभी कुछ नहीं, ये हो ही गया, बार बार वही चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे कोलों का मुख रीवा के आसपास वाला है, कोरकू मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के वासी हैं, सौर और सौर बुंदेलखंड क्षेत्र के। सौर याद करवाई थी ना, उसी से सौर भी याद कर लीजिएगा कि बुंदेलखंड के। बाकी अभी यहाँ कुछ नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद प्रत्येक जिले में एक से अधिक जनजातियां रहती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिलों की प्रमुख जनजातियों को पहचाना जाए। जो याद करवा दी हूँ उसे बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसना है। जिले के प्रमुख जनजातिक समूह को ही जनजाति संयोजन कहा जाता है। ये याद कर लीजिए कि अच्छा रीवा जिला है तो इसमें कोल जनजाति प्रमुखता पाई जाती है। पाई तो कोल जनजाति बहुत ज्यादा है, लेकिन रीवा में सबसे प्रमुखता कौन सी जनजाति है? कोल है। ठीक है, तो जिले की प्रमुख जनजातिक समूह को ही जनजाति संयोजन कहा जाता है। कि भाई समूह है, ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है, उसका संयोजन। ठीक है, अभी ये मेंस के लिए है। संयोजन बनाने के लिए कई विधि अपनाई जाती है। इसमें जनजातियों की संख्या के आधार पर उनका क्रम निर्धारण सबसे तरीका है। दूसरे न्यूनतम विचलन विधि। ठीक है कि सब ज्यादा जनसंख्या की मतलब कि संयोजन का सबसे सरल तरीका यह है कि जिस जनजाति की जनसंख्या उस क्षेत्र में ज्यादा होगी वही वहां की प्रमुख जनजाति कहलाई दी जाएगी। अब अगर प्रत्येक जिले के प्रथम 4 जनजातियों पर विचार किया जाए तो राज्य में 27 जनजातीय समूह है जिनका स्थान 1 से 4। ये बिल्कुल कुछ नहीं। इसमें अकेले गोंड जनजाति 24 जिलों में, ये बता ही दी कि गोंड जनजाति ऐसी है जो सभी बेल्ट्स में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। गोंड के बाद भील भिलाला जनजाति है जो 11 जिलों में प्रथम स्थान पर है। तो गोंड के बाद किनकी जनसंख्या ज्यादा है? भील और भिलाला की। बस दिमाग में बैठा लेना है। संपूर्ण पश्चिमी भाग और पर भील और भिलाला, पश्चिमी भाग वही इंदौर, भील, भिलाला, कोरकू याद करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद सहरिया, टीकमगढ़ और छतरपुर में सौर जनजाति और रीवा जिले में कोल जनजाति का प्रथम स्थान है। ये याद कर सकते हैं कि टीकमगढ़ और छतरपुर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हम छाता लगाते हैं, तो सौर जनजाति छतरपुर और टीकमगढ़, और जो टीका लगाए रहते हैं तो पसीने के कारण, सूर्य की ऊर्जा के कारण बह जाता है। तो टीकमगढ़ अभी लग रहा हो ये क्या है, लेकिन ये सब चीजें याद आती हैं पेपर में। आप पेपर में बैठिएगा तब बताइएगा कितना मजा आया। टीकमगढ़ और छतरपुर में सौर जनजातियां और रीवा जिले में कोल। रीवा का तो कोल बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। मध्य प्रदेश के 7 संभाग एवं 21 जिले अनुसूचित जनजाति संभाग के रूप में नामित है। इन जिलों के अंतर्गत 89 विकास खंड, अनुसूचित विकास, सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अनुसूचित विकास खंड कितने हैं? 89। ठीक है,
89 89 89 89 89 अभी आप लोग को कहीं कुछ याद आ रहा है? अलीराजपुर की जो एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 89 है। उसी तरह 89 विकास खंड है। 7 मतलब कि इसमें डिवीजन में, मध्य प्रदेश के 7 डिवीजन में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग है ना, उनमें से 7 में सोचिए 7 संभाग और 21 जिलों में 7 3 जा 21, तो 7 संभाग 21 जिलों में अनुसूचित जनजाति संभाग के रूप में है और जिले भी अनुसूचित जिले के रूप में है। 7 × 3 = 21, 7 संभाग 21 जिले 89 विकास खंड, ये सब जनजातियों के लिए, मतलब यहाँ जनजाति स्पेशल। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं, टच नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं। अब उसके बाद वर्ष 2011 की अब फिर ये फैक्ट पीछे आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी इसको कितने परसेंट 153 शुरू का याद किए रहिएगा बस। परसेंट कितना है? ऑक्सीजन जितना है 21 0.9 लगभग। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजाति संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम तथा प्रतिशत परसेंटेज वाइज 13 ये हो चुका है। 43 अनुसूचित जनजाति है, 46 थी तो उसमें से 43, क्योंकि 8 जनवरी 2003 को कीर, मीना और प्रधान जैसी जनजातियों को बाहर कर दिया गया था, 3 को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? अच्छा है इनका, 984:1000। अभी एग्जैक्ट मुझे भारत का तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है इनका। इंडिया और मध्य प्रदेश, अभी मैं एमपी जब परीक्षा नाम पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है एग्जैक्ट, मुझे 918 ऐसा कुछ याद आ रहा है, पर अभी मैं गलत नहीं बताऊंगी तो। लेकिन ये 984 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद किए रहिएगा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एसटी पूछ सकता है इस बार, एसटी का जो सेक्स रेशियो पूछ सकता है, आता है 984। ट्रिक ऐसे याद कर लीजिएगा, 9 के पहले क्या आता है? 8, और 8 का आधा क्या है? 4, तो 984 984 984 एसटी सेक्स रेशियो, 984 एसटी सेक्स रेशियो, 984 एसटी सेक्स रेशियो। अब अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात राज्य में बालाघाट जिले में। रेशियो तो आपको पता है ना कि प्रत्येक 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? 984 लड़कियां हैं। और सबसे ज्यादा किस जिले में इनका एसटी का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है? तो बालाघाट में। बालाघाट में 1000 10 50। ठीक है, सोचिए 1000 लड़कों में 10 50 लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो लड़कियां कान में बाला पहनती हैं, सुने होंगे, बाला, झुमका, ये सब। तो याद कीजिएगा यहाँ लड़कियां ज़्यादा, और कितने? 1050, तो यहाँ का रेशियो सबसे अधिक है। अब ये हो चुका है कि अधिकतम जनसंख्या वाला जिला धार, न्यूनतम भिंड, परसेंटेज वाइज अलीराजपुर, परसेंटेज वाइज भी भिंड। फिर उसके बाद 1040 लाख आदिवासी नगरों में निवास करते हैं, जो कि 6.8% है। ये फैक्ट छूटा था, 6.8% सिर्फ, मतलब 100% अगर जनजाति माना जाए तो उनमें से सिर्फ 6.8% ही शहरों में निवास करती है। शहर में सबसे ज़्यादा किस जिले में? भिंड में, और सबसे कम डिंडौरी में। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों में आदिवासी नहीं, ये हो चुका है भिंड, डिंडौरी। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला छतरपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है एसटी की। ठीक है, छतरपुर में सबसे ज़्यादा एसटी की। छतरपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सौर, है ना, सौर और सौर। सौर की किरणें आती हैं जब सूर्य की, तो हम छाता लगाते हैं। ठीक है, फिर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मंदसौर। मंद मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। मंद मतलब क्या होता है? धीरे, तो इसलिए वहाँ न्यूनतम 10 की वृद्धि है, मतलब यहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है एसटियों की तो कम है, बहुत धीरे धीरे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? छतरपुर में। छतरपुर सुपर फास्ट है, जबकि मंदसौर धीरे 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 धीरे, तो मंदसौर में कम। नकारात्मक में चली गई है कि मतलब, तो वही मंदसौर में सबसे कम है, तो एक ही याद करिए, मंदसौर बस। फिर मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षरता दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन रेट कितना है। ठीक है, तो 50%। कितना टोटल कितना है? 50। चलिए 50 में तो पहुंच गए हैं वो लोग, 50, जिसमें से अब पता है कि मेल की हमेशा ही एजुकेशन रेट ज़्यादा रहती है,
तो ये पहुंच गई हैं 60 के लगभग। 50 सब कॉमन है और 59.6 ये 60 के लगभग 59.6 पहुंच गए हैं। जबकि फीमेल अभी कितनी है, 50 से पीछे है 41। तो देखिए लगभग देखिए 50 इनका कॉमन है, 50 कॉमन है, लगभग 10 बढ़ा है, मतलब 9 लगभग 9 बढ़ा है मेलों में, और फीमेलों में कितना है, 9 कम है 50 से, 41 और उधर 59। मस्त ट्रिक है, याद हो गया होगा। ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए साक्षरता दर, अब पूरे भारत का भी दे दिया है कि कितना है। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरे भारत के लिए रहने दीजिए, इसको देखना हो देख लीजिए, वहां के भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि पूरे भारत के लिए। तो ठीक है ना, याद कर सकते हैं कि जो मेल की मतलब मध्य प्रदेश में, अभी ये एमपी का आप लोग पढ़े हैं, 50 में 9 घटाइएगा तो 41, तो महिलाओं की है, 9 जोड़ दीजिएगा पुरुषों की है, और 9 जोड़ दीजिएगा जो पुरुषों में है, तो वही पूरे भारत में सबके लिए है 59। जो कि पुरुषों में ये लोग ऐसे 8-9% बढ़ा दीजिएगा कि 59 से 8-9% बढ़ाएंगे तो 68, और उसी तरह 8-9% घटा दीजिएगा 49 महिलाओं का, बस। अब जनसंख्या, ये पुरुष जनसंख्या, ये कुछ नहीं, महिला जनसंख्या कुछ नहीं। फिर उसके बाद जनसंख्या का कुल प्रतिशत, तो इधर 8.60 है पूरे भारत में, इधर कितना है 21, याद करवा चुकी हूँ। ठीक, मध्य प्रदेश में ये 14, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का देश की जनसंख्या से प्रतिशत 14.70। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का देश की जनसंख्या कंपैरिजन करके टोटल कितने परसेंट है, 21.09, जबकि पूरे भारत में कितने परसेंट एसटी हैं, 8.60। कंपैरिजन एमपी और इंडिया का कंपैरिजन करने पर एमपी का कितना है, 14.70%। फिर उसके बाद और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं इतना ज्यादा। साक्षरता दर हो ही गई। ठीक, और घनत्व 1 किलोमीटर में कितने एसटी रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो 50। घनत्व यही ना है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो अभी यहाँ एसटी का पूछ रहे थे, एसटी के कितने व्यक्ति रहते हैं, 50। मध्य प्रदेश में कितनी है, 46 थी, 46 से कितनी हो गई, 43, जबकि पूरे भारत में कितनी है, 705। ठीक, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले, धार पहले ही याद करवा चुकी हूँ ना, धार में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद धार के बाद क्या है, बड़वानी और झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ, तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक कुछ भी बन सकती है, किसी के पर्सनल उसमें कोई अटैक नहीं होता, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धार में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो बड़ा हो गया है, बड़ी भाई एसटी है वहाँ। तो एक हम लोग तो देखिए धार पढ़ने को मिलता है कि एसटी है वहाँ, इसलिए वहाँ मतलब कि धार का नाम आता है, तो इसलिए वो बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो धार, बड़वानी और झाबुआ ऐसे याद कर लीजिए कि बुआ वहाँ जाती हैं, जब बड़ा हो गया कोई बड़ा व्यक्ति बन गया तो बुआ वहाँ चली जाती हैं। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ, ये बुआ बड़ बड़ करती हैं, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा। तो धार, बड़वानी, झाबुआ। फिर उसके बाद न्यूनतम, तो भिंड याद कर भिंड था ना, भिंड, तो अब ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, भिंडी दांत से चवाना, तो हमारे बघेली में चवाने को क्या बोलते हैं, मुरैना। ठीक है, तो भिंडी दांत से मुरैना, भिंडी दांत से मुरैना, यहाँ कम है, या भिंड अगर आ गया तो समझिएगा कम वाला है। अब परसेंटेज वाइज हो गया, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। अलीराजपुर परसेंटेज में राज हुआ, अब राज हुआ, अब बुआ का राज हुआ, बुआ ऊपर चली गई। देखिए नॉर्मल में पॉपुलेशन वाइज झाबुआ नीचे था, बड़वानी ऊपर था, जबकि इसमें झाबुआ ऊपर हो गया, बड़वानी नीचे हो गया, बस इसको याद कर लीजिएगा। ये इसमें भी क्या हुआ, भिंड तो टॉप में है, कितनी बढ़िया ट्रिक है, इनको याद कर लीजिएगा ना, जैसे इनको याद कर लीजिएगा। अभी याद कर लीजिएगा धार, इसमें अलीराजपुर तो मैं पहले ही याद करवा चुकी हूँ, इसमें याद कर लीजिएगा कि झाबुआ ऊपर कर दो, बड़वानी नीचे, तो परसेंटेज का निकल आएगा। और इसमें मुरैना ऊपर कर लो, दतिया नीचे कर लो, तो कम का परसेंटेज निकल आएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद हो गया ना, ये सबसे टफेस्ट चीज़ है इस चैप्टर की। अब जनसंख्या वितरण, तो
एक बार पढ़े ले रही हूँ, इसको याद कुछ नहीं करना। राज्य के सभी भागों में जनजातियां पाई जाती है, परंतु उसके प्रधान क्षेत्र राज्य के पहाड़ी पठारी, ये याद कर लीजिएगा, पहाड़ी और पठारी पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र में पश्चिम में धार झाबुआ जिलों में आरंभ होने वाली सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी विभाग में बघेलखंड, अमरकंटक, ये सब हटाइए, अभी ये सब आप जब जियोग्राफी पढ़ लेंगे परीक्षा धाम से वो हो जाएगा। फिर जिलेवार इनकी संख्या, आसमान वितरण स्पष्ट। आसमान वितरण मतलब फिक्स नहीं है भैया कि कौन से जिले में कौन सी जनजाति क्या है, बस हम इतना कि इस जिले में इतनी जनजाति, ये वाली जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उस जनजाति को, उस क्षेत्र की विशेष जनजाति, बाकी हर जिले में हर क्षेत्र में हर जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अब फिर वही कि धार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर उसके बाद इसके साथ बड़वानी, झाबुआ, अब अभी याद कर चुके हैं हम लोग कि धार, बड़वानी, झाबुआ में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, भिंड, दतिया, मुरैना। ठीक है, ऐसे ही याद कर चुके हैं, ये सब कुछ नहीं, बस इनको रीड मान लीजिएगा, बस रटिएगा नहीं कुछ, याद कर लीजिए। 21 जिले, 7 संभाग, 89 विकास खंड, ये सब क्या है, जनजाति, स्पेशल जनजाति। मतलब मध्य प्रदेश में अगर पूछ लेगा, मध्य प्रदेश में जनजाति संभाग कितने हैं तो 7, जनजाति जिले कितने हैं 21, जनजाति विकास खंड कितने हैं 89। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें जनजातियों का वितरण सूचकांक के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अब दिमाग में बैठे रहना चाहिए कि धार में सबसे ज़्यादा, बड़वानी में और झाबुआ, इन सब में सबसे ज़्यादा। अब उसी के हिसाब से आप दिमाग लगा लगा के कर लेंगे। अब जहाँ सबसे कम जैसे पॉइंट जहाँ पे होगा तो जैसे उसमें कौन सा आएगा, भिंड आएगा, मुरैना आएगा, दतिया आएगा। बाकी ये बिल्कुल कुछ नहीं याद करना है, बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक, ये सब दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य में जिन 43 अनुसूचित जनजाति को उल्लेख में भील बिलाला जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या के, राज्य में जिन 43 अनुसूचित जनजाति को उल्लेख, उसमें भील एवं बिलाला जातियों की सर्वाधिक, भील सर्वाधिक है, बता दी हूँ। ठीक है, जिसमें से कितने व्यक्ति हैं, जो कुल अनुसूचित जनजाति के 39% हैं। ठीक है, ये रीड मानने वाली चीज़ है। राज्य में इनका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी बता चुकी हूँ, भील बिलाला कोरकू पश्चिमी मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, गोंड जनजाति जो जनसंख्या में सबसे आगे थी, सन 2001 में दूसरे स्थान पर आ गई। देखिए, पहले पूरे भारत और पूरे मध्य प्रदेश में गोंड ही थी, लेकिन कब पीछे हो गई है, 2001 में। 2001 में कौन आगे आ गया, मध्य प्रदेश में भील। अब पूरे भारत में भी अभी गोंड ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन आगे आ गया, भील। ठीक है, इसके अलावा कोल, कोरकू, ये सब इसके साथ बड़ी अनुसूचित जनजाति है, बस ये यहाँ कुछ नहीं। अब ये कौन सा आर्टिकल अच्छे से आप लोग को याद होगा, 342(1) और डायरेक्शन किसके द्वारा, 366(25) के द्वारा। ये इतनी सारी जनजातियां हैं। अब देखिए, कीर को हटा दिया गया, ये लिखा है 8/1/2003 द्वारा विलोपित। फिर मीना को विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन किया भारत द्वारा, अनुसूची कब हटाया गया, 8 इसमें। ठीक है, तो ये 46 लिस्ट होंगी, कितनी लिस्ट होंगी, 46। उनमें से लिखा भी है कि भैया इनको हम हटा दिए हैं और इनको हम क्या कर दिए हैं। और ये जो हाईलाइटेड है इनको एक बार देख लीजिए कि पनिका मेन कहाँ, याद करवा चुकी हूँ, पनिका, पानी, सौर, है ना, सौर, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड क्षेत्र यही है, छतरपुर, पन्ना, दतिया। बुंदेलखंड क्षेत्र आप याद कर लेंगे ना तो वो अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये युवाग्रह बाद में, जब पूरी जनजाति हम लोग पढ़ लेंगे ना तो सबका युवाग्रह अपने आप याद हो जाएगा, अभी मत याद करिए कुछ। अब उपजातियां, ये भी अभी नहीं याद करना है। अब भील कितने परसेंट है, 39%, ये याद कर लीजिए। ठीक है, भील कितने परसेंट है, 39%। और ये गोंड कितनी है, 33%। पासिंग मार्क्स से 2 ठोका याद करना है। बाकी उपजातियां अभी स्पेशल हम लोग को भील, गोंड, बैगा, कोरकू ये सब पढ़ना पड़ेगा, वहां अच्छे से याद करेंगे। ठीक, उसके बाद ये भी कुछ नहीं याद करना। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, तो कुल जनजातियों की जनजातीय समूह के बीच उनकी अधिक भेद्यता, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी होने की वजह से उनको PVGT समूह में रखा गया है ना, स्पेशल वनरेबल है जो। ठीक है, ये पहले आदिम जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत थे। भारत सरकार द्वारा कुल
इंडिया भारत की सरकार द्वारा कितनी 76 जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचित किया गया है। ठीक है, अब ये पूरे भारत में इन जातियों में सबसे अधिक संवेदनशील समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सोम्पेन, सेंटिनलीज, जारवा, ये सोम्पेन, सेंटिलीज और जारवा, ये वही है कि अभी मतलब इनके सेंटिलीज और सोम्पेन में तो बहुत रिसर्च हुए हैं। यूट्यूब में आप कभी देखिएगा कि इनके बारे में क्या कहिए, कैसे इनका रहन सहन है, मैं देखी हूँ, मतलब अभी बहुत पिछड़े हुए हैं ये। अभी ना नॉर्मल हम जैसे लोगों को देख के ना ये तो तीर धनुष चलाना चालू कर देते हैं, इनके पास कोई नहीं जाता। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया, झारखंड के बिरगेरिये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बताइए विशेष पिछड़ी जनजातियां। बैग में भरिये तो भारिया, और कहाँ चले जाइए, सहरिया। बैगा कहाँ, कबक, कबग, कोल, बैगा, गोंड, पूर्वी। सहरिया नॉर्थ, दिल्ली, शहर तो उत्तरी। और भारिया क्या, भारिया नीचे साइड, भारिया कॉमन नीचे साइड, दक्षिणी साइड कह सकते हैं, या मध्य, पूरे भारत का जो मध्य क्षेत्र है उसके में ये पाई जाती है। ठीक, अब किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचित किए जाने हेतु मापदंड, वनों पर निर्भर करना, किसी की मतलब पुरानी हैबिट से किसी करना, स्थिर या घटती जनसंख्या, मतलब जनसंख्या या तो स्थिर है या तो घट रही है, बढ़ नहीं रही है, साक्षरता का बहुत ही निम्न स्तर, और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास, दूर दूर पहाड़ी पठार ऐसी जगह जहाँ कोई न जाता हो वहाँ निवास। ठीक है, पहली बार वर्ष 2073 में मेंस का टॉपिक है। भारत सरकार द्वारा गठित ढेबर आयोग, बहुत मतलब इससे आ सकता है ढेबर, ढेबर याद कर लीजिएगा। देखिए एक समिति याद करनी चाहिए, चंदा समिति करना है हमको 1960 में, जिसने मानक निर्धारित किए थे कि कौन अनुसूचित जनजाति होगी। लेकिन इसमें ये ढेबर आयोग किस लिए था कि मतलब बहुत ही जनजातियों में भी जो बहुत ही कमजोर जनजातियां हैं वो कौन सी होंगी, तो वो ढेबर आयोग बनाया गया था। उसने अपनी आदिम जनजाति रिपोर्ट दी थी कब, 2006 में, और उसी के बाद ये PBTG समूह बना। मेंस में जब PBGT समूह आ सकता है तो हम इससे अपना शुरू कर सकते हैं कि ढेबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आदिम जनजाति के द्वारा एक अलग श्रेणी बनाई, जिसके द्वारा वर्ष 2006 में बदल कर उनका नाम क्या कर दिया गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। मतलब ढेबर समिति जो थी क्या की थी कि वो आदिम जनजाति नाम से अपनी रिपोर्ट श्रेणी बनाई थी कि ये जनजातियों में भी कौन सी है, आदिम है। लेकिन इसका 2006 में, सॉरी ऊपर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो इसमें मतलब वर्ष 2006 में आदिम जनजाति का नाम बदल के क्या रख दिया गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। फिर वन अधिकार कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र के अधिकार के प्रावधान इन विशेष पिछड़ी जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा दिया। पर्यावरण क्षेत्र का मतलब जैसे ये जंगल में रह रहे हैं, जंगल से इनको हटाया गया या दूसरी जगह उनको रहने के लिए, तो बढ़िया उनको केंद्र, एक निवास केंद्र, उनको घर दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार देती है। फिर वर्ष 2003 में भारत सरकार ने प्रोफेसर वर्जीनिया साक्सा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने PBGT के पर्यावरण क्षेत्र के अधिकारों की वकालत की है। तो ये इंग्लिश नाम लग रहा है, वर्जीनिया साक्सा। सक्सेस हो गया, क्या सक्सेस हो गया भाई, जब किसी का घर इसने बनवा दिया उतनी पिछड़ी जनजातियों का, तो क्या हो गया, ये सक्सेस हो गया। तो प्रोफेसर वर्जीनिया साक्सा ने क्या किया था, सॉरी इन्होंने क्या किया था, वो पर्यावरण क्षेत्र के अधिकारों की वकालत इन्होंने ही की थी, ये नाम याद कर लीजिएगा। फिर आदिम जनजाति की विशेष श्रेणी विद्यार्थी टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर निर्मित की गई है। मध्य प्रदेश की विद्यार्थी टास्क फोर्स, ये थोड़ा देख लीजिएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति वही बैग में भरिए सहरिया, तो बैगाचक के बैगा मतलब बैगाचक उनका प्रमुख क्षेत्र है। तो डिंडोरी जिले के करंजिया, बाजड़ा, ये सब नहीं याद करना है, सिर्फ याद अगर एक बार पढ़ना हो पढ़ लीजिए। विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं तो ऐसे कजरिया, करंजिया, बाजड़ा और सामनापुर विकास खंडों में फैले हैं। बैगाचक के बैगा, तो पूछ सकते हैं बैगा का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो बैगाचक। और भारिया कहाँ है, पातालकोट, छिंदवाड़ा में है पातालकोट। ये पता है अपना MP बोर्ड में 5th या 6th की बुक में ये पातालकोट के भारिया ना ये बहुत विस्तृत दिया है। ठीक है, तो पातालकोट के भारिया, भाई भर के पाताल में भेज दो या कुछ भी, कोट को भर लो, तो ऐसे याद किए रहेगा कि भारिया प्रमुख कहाँ है, पातालकोट में। और सहरिया कहाँ है, ग्वालियर संभाग। तो सहरिया उत्तर साइड, भाई सहरिया है तो उत्तर में ही, तो ये ग्वालियर से बसी हुई सहरिया जनजाति, ये पढ़ लीजिएगा। पिछड़ी जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु विकास अभिकरणों 11 विकास अभिकरणों का गठन किया गया है, जो मंडला
बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये सब एक बार देख लीजिएगा। बाकी ऐसे आएगा नहीं कि 11 जिलों में कौन कौन सा कहाँ, बस एक बार रीड कर लीजिएगा बस ना। इसको रीड करना है, रटना नहीं है, रीड। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने सॉल्व करेंगे, और जब मेरी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका क्या दे दूंगी, आंसर दे दूंगी। तो अभी आप इतना पढ़ने के बाद आप बढ़िया से इसको सॉल्व करिए, टिक मारिए, फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन तो उसमें दिया रहेगा और बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, चैप्टर के अलावा भी तो हमारे लिए अच्छा ही है भाई, चैप्टर में जो फैक्ट है हमको, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा फैक्ट मिलना, तो वो हमको इससे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मज़ा आया तो बताइएगा, हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे, और मतलब भरोसा रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, और कोशिश करेंगे ना कि ये 16 फरवरी मतलब जनवरी ख़त्म होते होते आपकी ये 10वीं यूनिट, एक 9वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, ये जो एमपी स्पेशल की यूनिट है, तो इनको बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह करा दिया जाए। ठीक है, जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।